दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक ऐसी अर्थव्यवस्था का जिक्र जिस अर्थव्यवस्था के कोई सरोकार इस देश के पॉलिटिशियन से नहीं होते हैं, इस देश की संसद से नहीं होते हैं। इस देश में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है उसकी अपनी इकोनॉमी भी इस अर्थव्यवस्था से कोई सरोकार नहीं रखती है। यह एक अलग मुद्दा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के मद्देनजर वहां के आम नागरिकों की जिंदगी उसी अर्थव्यवस्था पर टिकी होती है। उनकी जिंदगी, उनकी मौत, 2 जून की रोटी, जिंदगी जीने की जद्दोजहद, तमाम रोजगार, सामाजिक आर्थिक विश्लेषण उसी अर्थव्यवस्था के मद्देनजर होता है जिसको लेकर संसद के भीतर कानून बनते हैं। देश में पहले प्लानिंग कमीशन और अब नीति आयोग नीतियों को लगातार सरकार के सामने रखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के बैंकों को लेकर अर्थव्यवस्था का एक खांचा खींचता है और वो तमाम वित्तीय संस्थान जो भी आपके जहन में आते हैं, आज उन तमाम वित्तीय संस्थानों के नाम भी अपने जहन में रखिए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के सरोकार इस देश की राजनीतिक सत्ता से होते ही नहीं है। क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस स्थिति में देश के नागरिकों को संभालने के लिए बनाई जाती है उससे हटकर कई गुना ज्यादा खर्च इस देश की राजनीतिक सत्ता पाने के लिए नेता कर देते हैं। और उसमें चुनाव भी आता है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इस दौर में कितना खर्चा हो गया और उस खर्चे को लुटाने वाले लोग कौन थे और उसको बकायदा लीगल रकम जो चुनाव आयोग द्वारा तय की गई उस रकम के मद्देनजर भी जितना खर्च किया गया वह सब कुछ इस देश की पूरे सिस्टम के अनुकूल है। लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था के भीतर अगर इसी पीरियड में झांक कर देखिएगा तो आप हैरत में आ जाएंगे। वाकई 2 जून की रोटी मुहैया करा पाने की स्थिति में इस देश की इकोनॉमी नहीं है। इस देश के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज में फिर से ऑक्सीजन भर दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फिर से चालू हो जाए, इस देश की अर्थव्यवस्था इस स्थिति में बिल्कुल नहीं है। और तो और सरकार जब जनता की तरफ तीखी नजर देखती है तो फिर डर लगता है, क्योंकि बीते 48 घंटे के भीतर इस देश ने जो छोटी बचत होती है जिसको स्मॉल सेविंग कहते हैं, जब उस पर टेढ़ी नजर डाली तो कई सवाल झटके में निकल आए। क्या सरकार का खजाना खाली है? सरकार के पास पैसा अब जनता के ऊपर टैक्स डालने के बाद अब इंटरेस्ट रेट कम कर देना, महंगाई बढ़ा देना और अलग अलग तरीके से इस जनता को ही एक्सप्लॉइट करने से ही पैसा आ पाएगा? जबकि इसके ठीक समानांतर इस देश की सरकारी संपत्तियों का निजीकरण भी इसी दौर में खूब सोचा जा रहा है। सोचा ही नहीं जा रहा है बल्कि हर चीज मोनेटाइज कर दी जाए जिससे कुछ पैसा सरकार के पास आ जाए। और इतना ही नहीं, जो स्मॉल स्कीम और स्मॉल सेविंग स्कीम्स के मद्देनजर सरकार ने जो स्कीम शुरू की, लगता है उस पर भी अंधेरी स्थिति छाने वाली है। हमें लगता है कि इस अर्थव्यवस्था के उस मर्म को जरा समझ लीजिए, क्योंकि हम और आप हो सकता है चुनाव में व्यस्त हों, चुनाव की चकाचौंध में व्यस्त हों, प्रधानमंत्री के भाषण में खो चुके हों। प्रधानमंत्री हवाई यात्रा के जरिए आज दिल्ली में तो कल बंगाल में, आज दिल्ली में तो कल असम में, आज दिल्ली में तो कल तमिलनाडु में, आज दिल्ली में तो कल केरल में आपको बाखूबी इस दौर में खूब नजर आ रहे होंगे। हमें लगता है कि उसका कच्चा चिट्ठा भी आपके सामने रखा जाए और इस देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल भारत की क्या स्थिति है उसकी परिस्थितियों को भी आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों से दूर नहीं भागते हैं, उसमें शरीक होने के लिए उतावले रहते हैं। अब आप जरा कल्पना कीजिए, सिर्फ मार्च के महीने में, यानी जो पिछला महीना बीता है, 7 मार्च को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए थे। यह चुनावी यात्रा नहीं थी, यह ऑफिशियल यात्रा थी, सरकार की तरफ से बनाई गई यात्रा थी, यानी खर्चा भारत सरकार को देना था। उसके बाद जब चुनावी रैली शुरू होती है तो 18 मार्च को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल और असम की यात्रा पर जाते हैं, फिर दिल्ली आते हैं, रात गुजारते हैं, फिर 20 मार्च को फिर वो पश्चिम बंगाल और असम चले जाते हैं, फिर वहां से लौटते हैं, रात गुजारते हैं, 21 मार्च को वो फिर पश्चिम बंगाल और असम को फिर चले जाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं, एक रात ज्यादा गुजारते हैं और 24 मार्च को फिर से पश्चिम बंगाल और असम फिर चले जाते हैं, फिर लौटते हैं। तो अब लगता है कि पश्चिम बंगाल लगता है जाना ज्यादा हो गया, तो उसके बाद वो उड़ान भरते हैं और चले जाते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश इससे पहले 2015 में गए थे, 6 साल के बाद अब गए हैं।
इलेक्शन हो रहा है बंगाल में, उसी समय गए हैं, वहां पर एक रात गुजारते हैं, 26 और 27 मार्च बांग्लादेश में गुजारते हैं, फिर लौटते हैं और एक रात दिल्ली में बिताकर निकल जाते हैं केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी की यात्रा पर। वहां से लौटते हैं, फिर एक रात गुजारते हैं और फिर 1 अप्रैल को फिर पश्चिम बंगाल और केरल चले जाते हैं। आज हम इन बातों का जिक्र आपसे क्यों कर रहे हैं? आप अपने स्कूटर को निकालते होंगे, जो मिडिल क्लास फैमिली है, या मारुति गाड़ी निकालती होगी। पेट्रोल खर्च होता और पेट्रोल की कीमत अब कोई बताने की स्थिति में नहीं है जिस कीमत पे वो आ गया है। आप भी चाहते हैं कुछ कोताही बरतें, कुछ कम खर्च हो, कम दूरी की यात्रा करनी पड़े, जो जरूरत हो उसी को पूरा करें, लेकिन नहीं। यह स्थिति इस देश के प्रधानमंत्री के हिस्से में नहीं आती है। यह एक अलग मसला है। आप यहां पर यह सवाल मत कीजिएगा कि आप कितनी यात्रा करते हैं। हमारी यात्रा इस देश के सार्वजनिक जीवन के पैसे से नहीं जुड़ी हुई है। इस देश के किसी भी नागरिक की यात्रा उसके अपने मेहनत की कमाई से जुड़ी होती है। लेकिन इस देश के पॉलिटिशियंस की अपनी कोई कमाई नहीं होती है, टैक्स पेयर का पैसा होता है। इस देश की संपत्ति को बेचकर लिए जाने वाले कमीशन और बाकी पैसे होते हैं जो सरकार की तिजोरी में आते हैं और वह उसको खर्च करते हैं। लेकिन इसके ठीक समानांतर जब आप पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग और उसके पैसे से होने वाली यात्राओं का जिक्र करेंगे और कहेंगे प्रधानमंत्री तो राजनीतिक यात्रा कर रहे थे, इसमें सरकार और देश का पैसा कहां जा रहा था? लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी कैसे पैसा घूम फिर के उसी लोगों से, उसी कॉरपोरेट से, उसी इंडस्ट्रीज से कैसे आता है जिनको ये रियायत देते हैं, सुविधाएं देते हैं। और जब ये जो कुछ बोलते हैं तो मीडिया पर जो छा जाता है ना, उसके लिए भी मीडिया को उसकी एवज में विज्ञापनों की बाढ़ दे दी जाती है, उनके लिए सुविधाओं की पोटली खोल दी जाती है। तभी ये खेल चलता है। यानी ये एक अलग धंधा है जिसमें खूब पूंजी है, लेकिन ये भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। हम इस बात का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इसी साल जब हमने परखना शुरू किया तो 23 जनवरी को प्रधानमंत्री सरकारी यात्रा पर असम और बंगाल गए थे। फिर 7 फरवरी को फिर सरकारी यात्रा पर पश्चिम बंगाल और असम गए। अभी तक इलेक्शन का हिस्सा उसके बाद जो हमने बताया वो शुरू हुआ। 22 फरवरी को फिर वो पश्चिम बंगाल और असम गए। 7 मार्च को वो फिर पश्चिम बंगाल और असम गए। यानी 18 मार्च के बाद से जो 6 यात्राएं इन्होंने पश्चिम बंगाल और असम की उससे पहले 4 यात्राएं इस साल वो पहले भी कर चुके थे सरकारी खर्च पर। सवाल है इस खर्च का मतलब क्या है और ये पैसा आता कहां से है? खास तौर से तब जब सरकार मानकर बैठी है कि उसकी कमाई जो टैक्स पेयर के पैसे से होती थी, अलग अलग टैक्स का जो पैसा आता था उसमें सरकार का पैसा कम हो गया है, तो राज्यों को पैसा देने की स्थिति में भी वो बहुत कम आ रही है। लेकिन आज सवाल ये नहीं है। आज सवाल तो यह है कि जिस अर्थव्यवस्था का हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं, संयोग से सरकार ने उसकी पोटली अपने आप ये कहकर खोल दी कि जो स्मॉल सेविंग होता है उसमें वह कम इंटरेस्ट करने वाली है। और इंटरेस्ट रेट को धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन में सरकार लेकर आएगी जहां पर आपको हो सकता है कि आप महंगाई दर ज़्यादा हो जाए, यानी महंगाई देश में ज़्यादा होने लगे और इंटरेस्ट कम मिलना लगे बैंक के जरिए। लेकिन सरकार ने किस पे कम किया? सरकार की अपनी योजनाएं हैं। पीपीएफ सरकार की अपनी योजना है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सरकार की अपनी योजना है, सीनियर सिटीजन सर्विस स्कीम सरकार की अपनी योजना है, किसान विकास पत्र सरकार की अपनी योजना है, सुकन्या समृद्धि स्कीम सरकार की अपनी योजना है, जिसको सरकार ने 24 घंटे के भीतर यूटर्न तो ले लिया। हो सकता है आने वाले वक्त में सरकार फिर से इसे लागू कर दे, जिसका अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन मुश्किल ये नहीं है। यहाँ पर 2 सवाल हैं। एक सवाल यह है कि सरकार ने वापस क्यों लिया, और दूसरा सवाल है क्या ये आने वाले वक्त में लागू हो जाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है ये आने वाले वक्त में लागू हो जाएगा। और आसान सा जवाब ये है कि हाँ, इसलिए वापस लिया गया क्योंकि यह अलग अलग राज्यों में जहाँ पे स्मॉल स्कीम्स चलती है, संयोग से उसमें टॉप पर पश्चिम बंगाल है। यानी पश्चिम बंगाल के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते क्योंकि वहाँ पर जो ग्रॉस सेविंग है वह कुल मिला के 89,991 करोड़ है, जो इस देश में किसी भी स्टेट की तुलना में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है जो 69,000 करोड़ का है, महाराष्ट्र का आता है 63,000 करोड़ का है, गुजरात का आता है 48,000 करोड़ का है। राज्यों के भीतर भी सेविंग कर पाने की स्थिति में भी बहुत सारे राज्य के लोग नहीं हैं। सेविंग कौन करते हैं? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मजदूर क्लास, जो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश में
प्रति साल जो सेविंग होती है वह तकरीबन 6 लाख करोड़ के लगभग है, जो बहुत ज़्यादा है। भारत सरकार का जो बजट आता है उसमें जो एस्टीमेट दिया जाता है उससे तकरीबन दुगना है, क्योंकि जो एस्टीमेट बताया जाता है उसमें जैसे पिछले बरस एस्टीमेट बताया गया कि लगभग 2,40,000 करोड़ का ये बजट एस्टीमेट जानकारी दी गई, लेकिन जब देखा गया एक्सपेक्टेड कितना है 2020-21 में तो पता चला 4,80,000 के लगभग एस्टीमेट होगा। यानी लोगों के पास अब बचत करने के यही छोटे मोटे रास्ते हैं। इसमें जो 10 राज्य टॉप मोस्ट राज्य हैं वह लगभग 90% एक लिहाज से उन्हीं के यहाँ सेविंग होती है, यानी बाकी इस देश के 18 राज्यों में सेविंग की स्थिति भी नहीं है। यह पहली स्थिति है कि जहां पर आपकी इकोनॉमी डगमग कैसे दिखाई दे रही है। आप कहेंगे सरकार ने तो यू टर्न ले लिया ना, तो आप अंदेशा क्यों दिखा रहे हैं? हम अंदेशा इसलिए आपसे जताना चाहते हैं आज यहां पर। यह जरा समझिए कि जिन लोगों का पैसा प्रोविडेंट फंड का जमा होता है, संयोग से प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने वालों की तादाद ये एक होती है, दूसरी तादाद होती है कि अब हमारे पास रोजगार ही नहीं है तो हम प्रोविडेंट फंड का पैसा भी नहीं दे सकते हैं, तो प्रोविडेंट फंड की अपनी जो अकाउंट है उसको हम क्लोज कर रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि पिछले बरस, अभी ये नया बरस तो शुरू हुआ है, मार्च अप्रैल आया है, लेकिन पिछले बरस का जो सरकार का जो आंकड़ा आया उसने बताया कि इस देश के लगभग 71 लाख लोगों ने अपने अकाउंट पीएफ के बंद कर दिए, और जो रकम फाइनली निकाली गई वो एवरेज हर बंदे के साथ 1 लाख के लगभग की थी। 1,03,000 की रकम थी जो हर बंदे ने एवरेज निकाली। ओवरऑल सबको मिला दीजिएगा तो ये रकम तकरीबन 73,498 करोड़ की बैठती है, जो कि पीएफ अकाउंट से निकाली गई। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि इस दौर में इकोनॉमी डगमगाई है, ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी डगमगाई है, जी नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले इस देश के नेतागण, इस देश की सत्ता और सरकार ने आंखें मूंद ली हैं अर्थव्यवस्था को लेकर। इसीलिए अगर आप कोरोना काल से पहले हमसे कहिएगा कि आप उससे पहले की परिस्थिति बताइए और आज की परिस्थिति बनाइए, तो भी आपको जानकर हैरत होगी कि कोरोना आने से ठीक पहले 2019 में जब आप चले जाएंगे तो भी पीएफ के अकाउंट बंद होने वालों की तादाद लगभग 66 लाख थी। आज ये 71 लाख हो गई, यानी लगभग 5 लाख का इजाफा इसमें हो गया। 66 लाख से 71 लाख, इकोनॉमी तब भी डगमग थी, पैसे तब भी निकल रहे थे, पैसे अब भी निकल रहे थे। अब उसमें एक रफ्तार आ गई है, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, सरकार ने इस दौर में, अगर आप इससे पहले की परिस्थिति में चले जाते हैं कि हमारे यहाँ स्थिति क्या थी, तो इसका आकलन और शानदार तरीके से इस रूप में किया जा सकता है कि भारत में जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अब की तारीख में इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कौन नहीं कर पा रहा है, उसका जब हमने हिस्सा निकाला, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है और सरकार के अलग अलग माध्यमों से जब जानकारी निकल कर आई, तो सीधे तौर पर निकल कर आया कि फंड की कमी होने की वजह से इस देश के भीतर में प्रोजेक्ट्स प्राइवेट भी अटके हुए हैं और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी अटके हुए हैं। पहला हिस्सा लैक ऑफ फंड है। दूसरी स्थिति जो सबसे बड़ी है वो है रॉ मटेरियल सप्लाई, जो है उसमें लगातार कमी आती जा रही है। अब रॉ मटेरियल सप्लाई में इसलिए कमी आ रही है कि उसके खरीदार नहीं है। उसके खरीदार कौन नहीं है? जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट कौन लाते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट लाते हैं, कॉरपोरेट लाते हैं और कुछ सरकार लेकर आती है। इन दोनों की स्थिति धीरे धीरे नाजुक होती चली गई और रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहे थे तो कंपनियों ने रॉ मटेरियल बनाना बंद कर दिया। बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार होने लगे। बेरोजगारी की स्थिति ये आ गई धीरे धीरे इस देश के भीतर में कि कंपनियों का बंद होना शुरू हो गया और 6,88,000 कंपनियां इस दौर में बंद हो गई। जिन राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं वहां भी कंपनियां बंद हुई। ये एक अलग बात है कि पश्चिम बंगाल और असम में इंडस्ट्रीज ही कम है, तो आप क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल में 4 इंडस्ट्री बंद हुई, असम की 2 इंडस्ट्री बंद हुई, लेकिन तमिलनाडु में 1,322 इंडस्ट्री बंद हो गई, केरल में 307 इंडस्ट्री बंद हो गई और ये पूरे देश के भीतर में लगभग 6,88,000 इंडस्ट्री बंद हो गई। कितनी बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हुए होंगे, यह भी एक आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। दूसरी स्थिति, जब पैसा ही नहीं है तो लगाएगा कौन?
और जो नया डाटा आया है, जो CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, उसने जानकारी दी कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप कोरोना से ठीक पहले चले जाइए, यानी 2019 की स्थिति में आ जाइए और फिर 2021 की स्थिति में आइए, जब जनवरी से मार्च भर की स्थिति देखिए, कोरोना के बाद का काल है 2021। अब आप 2019 या 20 में चले जाइए, जब कोरोना नहीं आया था, उस पीरियड को 2020 में मार्च के बाद से शुरू होता है कोरोना। अगर उस पीरियड में चले जाइएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि 2020 के जनवरी से मार्च तक के बीच में 3,90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इस दौर में लाए गए, जिसमें सरकारी प्रोजेक्ट्स 1,80,000 करोड़ के थे और 2,10,000 करोड़ के प्राइवेट प्रोजेक्ट थे। यह है कोरोना से पहले। आज की स्थिति जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अब तो अप्रैल आ गया, इस 3 महीने के भीतर में इस देश के भीतर में सिर्फ 1,20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आए हैं। सिर्फ उसमें जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो सिर्फ 25,000 करोड़ के हैं, और जो प्राइवेट प्रोजेक्ट उन्होंने थोड़ी सी स्थिति संभाला, और 95 वो भी 1,00,000 करोड़ से कम के हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि बीते 10 साल का जब आप एवरेज निकालेंगे कि प्रति साल कितने प्रोजेक्ट्स इस 3 महीने के भीतर में आते थे, सिर्फ एक क्वार्टर का हम जिक्र भी कर रहे हैं आपके, प्रति वर्ष प्रति क्वार्टर का जो आंकलन निकल कर आता है वो लगभग 5 लाख करोड़ का निकल कर आता है जो प्रोजेक्ट्स आते हैं। आज हम कहां पर हैं? 1.2 लाख करोड़ पर। कोरोना से पहले कहां पर थे? 3.9 लाख करोड़ पर। यानी लगातार स्थिति नाजुक होती चली जा रही है, और आज की तारीख में नए प्रोजेक्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े होंगे या दूसरे स्थिति से जुड़े होंगे, यह भी आपको जानना चाहिए कि इस देश में जो लोग रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार मिलेगा कहां से? हमने जो आपको प्रोजेक्ट का जिक्र किया 1,20,000 करोड़ के, उसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लगभग 63% पूंजी लग गई, ओवरऑल पूंजी जो वो लगाई इस क्वार्टर के भीतर में, उसमें सबसे बड़ी पूंजी कहां लगी है? सोलर एनर्जी पावर कॉरपोरेशन ग्रिड, जो कि सोलर PV पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, ये राजस्थान में है। इसमें 63% सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट का हिस्सा जुड़ गया। स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में क्या काम हो रहा है, आप दूसरा हिस्सा आपको बताते हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 44%, जो ओवरऑल देश में तमाम राज्यों में जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उन सारे प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट में 44% हिस्सा है। वो प्रोजेक्ट कहां पर लग रहा है? वो यूपी में लग रहा है। लगा कौन रहा है? रिलायंस लगा रहा है। अहमदाबाद में 44% जो है स्टेट प्रोजेक्ट जो है वह लगाया जा रहा है। ये यूपी का नहीं है, ये हम दूसरा हिस्सा आपको पहले बतला दें। रिलायंस वाला जो लग रहा है यूपी में, यह 71% इसमें रिलायंस जियो डाटा सेंटर खोला जा रहा है। ये 71% अकेले इसी में IT सेक्टर का पैसा खर्च हो रहा है। ये IT सेक्टर के पैसे इस देश में जो भी खर्च हो रहे हैं, 71% सिर्फ जियो डाटा सेंटर जो यूपी में बन रहा है। और स्टेट लेवल पे 44% अहमदाबाद में जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने वहां पर स्पोर्ट्स इनक्लेव प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके मातहत आपने प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम देखा और सरदार पटेल के नाम पर इनक्लेव का नाम आप सुन रहे हैं। पहले स्टेडियम का नाम था, तो स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर शिफ्ट हो गया, और इनक्लेव का अब जिक्र हो रहा है। तो उस इनक्लेव में सबसे बड़ा पैसा इस पूरे देश में कहीं पर लगा है, तो उसी में लगाया गया है कि वो इनक्लेव, स्पोर्ट्स इनक्लेव प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है वो है। इसके बाद सरकार के पास पैसा अब कहां से आएगा? सरकार ने सोचा कि मोनेटाइज कर दे, लेकिन इस देश की इकोनॉमी इस रूप में सिकुड़ती चली जा रही है। सिकुड़ते सिकुड़ते स्थिति ये आ गई कि सरकार ने जो लकीर खींची, उसमें सरकार जो सोच पा रही है, रेलवे से हम 90,000 करोड़ रुपया कमा लेंगे, प्लेटफॉर्म बेच देंगे, कुछ वहाँ पर कुछ और चीज़ें बेच देंगे, कोई स्टेशन बेच देंगे, टेलीकॉम सेक्टर से 40,000 करोड़ रुपए कमा लेंगे। इसी तरीके से अलग अलग जगहों से जो सरकार ने आइडिया था, उसमें रेलवे आता है, टेलीकॉम आता है, रेडियो आता है, उसमें रोड और हाईवे आते हैं, उसमें एविएशन आता है, पावर आता है, पेट्रोलियम आता है, स्पोर्ट्स आता है, पोर्ट्स एंड शिपिंग आता है। आपको जानकर यह भी हैरत होगी कि हम जब इन चीज़ों का नाम ले रहे हैं, इनके खरीदार यानी सरकार कौड़ियों के मोल देने को तैयार है, लेकिन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है कि दरअसल इन सारी चीजों को हम क्रिएट करेंगे इस देश के लोगों के लिए, और लोगों के पास पैसा नहीं है। और लोगों के पास जब पैसा नहीं है, तो जिनके पास कल तक नौकरी थी वो नौकरी जा रही है, जिनको नई नौकरी नहीं मिल पा रही है तो वो क्या करें? इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा काम इस फाइनेंशियल ईयर में किसने किया है?
अब आप कल्पना के परे है कि इस देश को संभाले हुए अंबानी और अडानी नहीं है, वह तो चंद लोगों को, कुछ हजार लोगों को रोजगार दे पाते हैं और अपने माल के जरिए माल बनाने की परिस्थिति में जो बिजनेस की एक साइकिल होती है वह चल रही है। इस देश के भीतर में सबसे ज़्यादा रोजगार इस देश की सबसे न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने वाले सबसे न्यूनतम प्रोजेक्ट से मिला है। यह है मनरेगा। कल्पना के परे है। 2006 में कभी यह सोचा नहीं गया था कि मनरेगा इस देश की ऐसी जरूरत बन जाएगी जो अगर ढह गई तो इस देश में लोग भूखों मरने की स्थिति में आ जाएंगे। मनरेगा के तहत पहली बार ऐसा है कि 50 दिन से ज्यादा काम दिया गया है। मनरेगा के तहत पहली बार ऐसा है कि जिन घरों को 100 दिन का काम मिल गया है उनकी संख्या लगभग 60 लाख को पार कर गई है। ऐसे घर हैं 68,58,000। ये पहली बार हो रहा है। पहली बार जितने घरों को काम दिया गया है इनकी संख्या पहली बार 7 करोड़ पार की है। पहली बार इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट जो है ये इम्पॉसिबल था। इससे पहले जो एवरेज निकल कर आता था कि कितने व्यक्तियों को मनरेगा के तहत काम मिलता है। मनरेगा के तहत जो लोग कार्ड बनवाते हैं उनकी संख्या भारत में तकरीबन 13 से 14 करोड़ है। जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनकी संख्या लगभग 25 करोड़ है। लेकिन जिनको काम मिलता था उनकी संख्या कभी भी 7, 7.5, 8 करोड़ तक ही गई है। मैक्सिमम है ये। लेकिन इस बार पहली बार इस देश की स्थिति जब नाजुक हुई तो ये जनसंख्या जो इस फाइनेंशियल ईयर में पहुंच गई लगभग 11 करोड़ 17 लाख। यह इतना रोजगार मनरेगा से निकला है जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने क्या क्या भाषण दिए थे पार्लियामेंट में, यह बताने की जरूरत नहीं है। और पहली बार एक्सपेंडिचर यानी लोगों के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ है वह 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का गया है। यानी सोचिए कि इस देश के 11 लाख करोड़ को मनरेगा से जो पैसा मिलता है वह 1 लाख करोड़ है। और इस देश में सिर्फ 100 लोगों का पैसा जो बैंकों के जरिए माफ हो जाता है वह लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा का है। अब आप सोचिए कि उस 5 लाख करोड़ की एवज में अगर मनरेगा से चीजें जोड़ देते तो लगभग इस देश के 55 से 60 करोड़ लोग मनरेगा में खा पी रहे होते। अभी आज की तारीख में जब डाटा देखिएगा तो लगभग 29 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। इन सबको तो काम मिल जाता, 100 दिन का काम मिल जाता तो हमारी इकोनॉमिक इम्बैलेंस और हमारी असमानता का चेहरा कॉरपोरेट से रहे यह तो पूरे दुनिया में अलग अलग जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है और गरीब देश है वहां पर खूब रहता है। लेकिन पॉलिटिशियंस के खर्चे, अब यहां पर आइए, इन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं इन 5 राज्यों का जो खर्चा है सिर्फ चुनाव का, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा उम्मीदवारों को खर्चे की रकम दी गई है, आप इतना खर्च कर सकते हैं और उससे ज्यादा उम्मीदवारों का खर्च हो जाता है जिसका जिक्र वो गाहे बगाहे करते रहते हैं, वह आज की तारीख में लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है। कमाल की स्थिति है। यानी कोई सरोकार इस देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए ही नहीं है। और जो छोटी छोटी स्कीम और छोटे छोटे पैसों का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं और सरकार जब इस बात का जिक्र करती है, हमने तो नए नियम लागू किए हैं कि जिससे आप बजट को अपने अनुकूल कर सकें और बचत करने लगें। लेकिन पैसा ही नहीं है तो बचत कैसे करेंगे? और जो बचत करेंगे वो पैसे की कीमत जब बैंक और पोस्ट ऑफिस में कम होने लगेगी तो क्या होगा? और आपकी जो कमाई होगी उसके जरिए धीरे धीरे आप जो बाजार से सामान खरीदने जाएंगे उसकी कीमत जब बढ़ती चली जाएगी तो आपके रुपए की कीमत कम होती चली जाएगी और आपको ना महंगाई दर मिलेगी ना आपको जो वेजेस मिलते हैं, न्यूनतम वेजेस, वह मिल पा रहे हैं। इस देश के भीतर में वेजेस और इन्फ्लेशन, मजदूरी और महंगाई, इंटरेस्ट जो बैंकों से मिलता है वह पैसा और इस देश में बढ़ने वाली महंगाई की दर में दोनों के बीच भी कोई तालमेल नहीं है। लेकिन इस देश के पॉलिटिशियंस का जो पैसे खर्च करने की रफ्तार है वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में 2016 में जितना खर्च हुआ था उससे लगभग 80% ज्यादा खर्च आज की तारीख में हो चुका है। जो असम में खर्च इससे पहले 2016 में हुआ था उसका लगभग 100% ज्यादा खर्च हो चुका है। जो तमिलनाडु में खर्च इससे पहले हुआ था उसका लगभग 92% ज्यादा खर्च हो चुका है। यह
ऑफिशियली है ये खर्च ज़्यादा हो चुका है। और ये रकम जो है जिसमें हर उम्मीदवार जो लगभग 45-50 लाख रुपए खर्च कर सकता है, उसको भी अगर आप जोड़ते चले जाइएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश में 3 बड़े बजट जो इस देश का पेट पालते हैं, उसमें मनरेगा आ जाता है, उसमें इस देश में बच्चों को लेकर जो मिड डे मील की स्थिति है उसको भी जोड़ दीजिए, और सबसे बड़ा इस देश के राशन का बजट जोड़ दीजिए। इन तीनों के बजट का पूरे साल भर का जो पैसा होता है वह पैसा इन 5 राज्यों में खर्च हो गया। अब आप क्या करेंगे? और उसमें भी सबसे बड़ा योगदान अगर उस सरकार का ही हो जाए जिस सरकार का काम है उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाते हुए लोगों की जिंदगी को भी उसके अनुकूल कर दे, लेकिन लोगों की जिंदगी को जीने से दूर अपनी मस्ती में अगर सरकार रहेगी और भाषण देने के लिए जिन यात्राओं का हम जिक्र कर रहे थे उन यात्राओं की दिशा में ही चलती चली जाएगी, तो होगा क्या? यह रिपोर्ट बताती है होगा क्या। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि इस देश के भीतर में लगभग एवरेज कुपोषण से 10 लाख बच्चे मर जाते हैं, और सरकार के पास इस कुपोषण से निपटने के लिए जो पोषण योजनाओं का जो बजट था, उस बजट में 1 साल का बजट लगभग 950 करोड़ था। और आपको जानकर हैरत होगी कि कुपोषण के मारे लोगों की जितनी बड़ी तादाद भारत में यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से है, अगर उसमें 950 करोड़ रुपए जोड़ दिए जाएं, उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो प्रति व्यक्ति जो है इस कुपोषण के मातहत जो उसके हिस्से में आएगा, और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 20 रुपए आएगा। है ना कमाल की चीज? यह है वो देश। अब आप ये ना पूछिएगा कि जब प्रधानमंत्री यहाँ से उड़ान लगातार भरते रहे, और उड़ान भरने की रफ्तार जो थी उस रफ्तार का जिक्र हम आपसे कर रहे थे, आखिर में चलते चलते फिर कर देते हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल और असम की यात्रा का जिक्र हम कर देते हैं, सिर्फ 2021 का कर देते हैं। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री असम वेस्ट बंगाल जाते हैं, 7 फरवरी को जाते हैं, 22 फरवरी को जाते हैं, 7 मार्च को जाते हैं, 18 मार्च को जाते हैं, 20 मार्च को जाते हैं, 21 मार्च को जाते हैं, 24 मार्च को जाते हैं, 1 अप्रैल को जाते हैं, और अगली बार जब वोटिंग होगी उस वक्त भी जाएंगे। इस बीच में बांग्लादेश भी घूमे आते हैं। पैसा मत जोड़िएगा आज खाली समझिए कि इस देश में सरकार का खजाना खाली है। आरबीआई ने बैंकों को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं, और इन परिस्थितियों के बीच में सत्ता पाने के लिए जो रईसी वाले खर्च हैं वह इसी देश की पूंजी से हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी सत्ता की कोई अपनी कमाई नहीं होती है, वह इस देश के टैक्स पेयर का पैसा ही होता है, इस देश की खनिज संपदा का हिस्सा ही होता है, और जो मोनेटाइज करने की स्थिति में सरकार आती है वह इस देश की संपत्ति है, लेकिन उसको अपने भरोसे लेकर यह रईसी करती है। यह है खेल इस देश की अर्थव्यवस्था का, जिसके कोई सरोकार इस देश की सत्ता से नहीं है। लोग चाहे मरे चाहे जीते जीते मरे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।